माननीय मुख्यमंत्री जी, कृपया आप देवभूमि उत्तराखंड के अंदर इन मुख्य मुद्दों पर ध्यान दें। आज जिस तरह से पूरे देवभूमि के अंदर आप लव जिहाद, लैंड जिहाद पर एक ठोस रणनीति बनाकर काम कर रहे हैं, उसी तरह मुझे लगता है आज जंगल जिहाद पर भी आज काम करना होगा। जंगल जिहाद मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज जंगली जानवरों के कारण देवभूमि उत्तराखंड के अंदर बिल्कुल रहना मुश्किल हो चुका है। कृपया इस पर आप ध्यान दें। जनता की आवाज दबाओगे आप? फिर आप वही बात कर रहे हैं। हमने बोल दिया से तो बोल रहे हैं, हमारे आवाज ऐसे क्या करें? या तो इन्हें बोल दे, अब जोर से बोल ले भाई, या तो हमारी बात सुन लो और या अपनी सुन लो। आप बोल रहे हैं ना कि अरे भाई बन जाएगा फ्रीज, हमने बोल दिया बन जाएगा फ्रीज। अब मैं बताओ क्या करूं? एकदम से कुछ भी नहीं होता है, घर में भी नहीं होती है। आपके घर में कोई चीज खराब होती है बन जाती है। आपने मुझसे बोला इससे पहले? सुनो, हम कहाँ से बोलते हैं आपको? आप कह रहे हो ना कि फ्रीजर खराब है। सुनो, यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फ्रीजर लगा। हाँ बिल्कुल, 2 साल पहले लगा। ये लगातार बंद है, जब से ये लगा तब से बंद है। ये चल रहा था, ये चल रहा है। अभी 2 महीने पहले भी एक बॉडी आई थी, हमने रखा है भाई, यात्री की बॉडी रखवाई हमने, उसमें चल रहा था। इस पर वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर रहा है। 2 महीने पहले तारीख का तो आपने दे रखा है। वो मुझे पता है, अभी मैं बता रहा हूँ आपको, वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर रहा है, चल रहा है, वो खराब नहीं है, वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पा रहा है। हमारी बात तो तब देना आप, जब हम कल शाम को बॉडी लेके आए यहाँ पर, ठीक है, फ्रीजर चल रहा है, हमको पता है कि फ्रीजर खराब है। हमने लिखा एक लेटर और डीएम साहब के पास गए बंगले में, मैं तुरंत सॉल्व कर दी थी। सुनो तो सही आप। उसके बाद डीएम साहब ने सीएमओ को फोन किया, सीएमओ ने कहा कि हमारा फ्रीजर सही है। फिर हम ऊपर से इसका मतलब झूठे, हम जनप्रतिनिधि हो चाहे जनता हो गई खाली, देखो यहाँ से मैसेज गया कि नहीं हमारा फ्रीजर ठीक है। हमारी जो समस्या है जनहित की समस्या, ऐसा नहीं है हमारे के पास रखेंगे, आपके पास आप लाइट नहीं रहती है हॉस्पिटल में। लाइट बाहर होटलों में लाइट है, लेकिन हमने कई बार डीएम साहब तक लिखित दे रखा है, लाइट नहीं है यहाँ पे। आपको परिचय? वीरेंद्र कुमार सिलवान, मैं सिपाही नायक हूँ यहाँ पे। अच्छा, लाइट दे रही है। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि इतना पुरजोर विरोध आपका हुआ यहाँ पे। जो जिनके साथ ये घटना हुई, उस परिवार ने, उनका जो पीड़ा है, उस पीड़ा के आधार पर उन्होंने आपका विरोध किया। उन्होंने आपको कहा कि आपको अगर जाना है तो आप बड़े स्तर पर जाइए, यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमारी ये आवाज़ हमारे आवाम तक, हमारे उन सोए हुए आला अधिकारियों तक पहुंच सके जिन्हें ये पता नहीं है कि हमारे अस्पतालों में क्या सुविधाएं और क्या नहीं है, और कौन कौन से उपकरण जो हमारे ख़राब पड़े हैं। इतना बड़ा हादसा हो जाता है और रात को जो है यहाँ उन लोगों को मदद मिलनी चाहिए। सब ग्रह में फ्रीजर ख़राब होने के बाद उनको कैसे जो है रात के अंधेरे में सड़कों पर जा जाकर न जाने कहाँ बर्फ़ ढूंढनी पड़ती है। तो दोस्तों, ये अपने आप में आज बहुत ही हैरान कर देने वाला विषय है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पुनः गाँव की ओर। आज एक बहुत बड़ी दुखद घटना जो आपने कल देखी होगी, उससे भी जो दुखद है मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ। इस वक्त मैं फिर से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चेन्नई उत्तरकाशी में हूँ। कल भागीरथी देवी, जिसको कि तेंदुए ने अपना शिकार सुबह 10 बजे अपने घर के पास में बना लिया, उससे भी दुखद जब डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए इतने बड़े अस्पताल में लाया गया, रात को जो है उस बॉडी को इस सबगरे के अंदर रखा गया। उसमें जो है ना ही बर्फ़ थी और ना फ्रीजर था। जो फ्रीजर था आज भी खराब पड़ा है। और उससे भी दुखद, इससे ठीक 1 महीने 5-6 दिन पहले उनके पति जब हार्ट अटैक उनको पड़ा, यहाँ लाया गया, उनको मृत घोषित कर दिया गया। उसके बाद फिर मोर्चरी की भी जरूरत पड़ी, यहीं रखा गया। लेकिन उस दिन भी पहली बार फ्रीजर का इस्तेमाल किया गया था, तब भी खराब था। आज वो अभागन भागीरथी देवी जो आज दुनिया में नहीं है, तेंदुए का जो निवाला बन चुकी है, फिर उसके लिए रात को पहले वो लोग अपने उसके लिए भटकते रहे। उस तत्पश्चात जो है पूरे उत्तरकाशी में छाल मारा, तब जाके लोग यहाँ बर्फ़ लेकर आए। 9:11 पर मैंने आपको दिखाया था कि मैं यहाँ पहुँचा था और मैंने वो दिखाने का प्रयास किया। चलिए, उससे भी और दुखद मैं आपको दिखा दूँ। आप देखिए मेरे पीछे बड़ा अस्पताल, बातें बड़ी बड़ी होती हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन अब डेड बॉडी को देखिए आप एक प्राइवेट गाड़ी में ले जाया जाएगा। इससे भी शर्मनाक और क्या होता है। मैं तो साफ कहूँगा, आजकल आप कह रहे हैं लव जिहाद, लैंड जिहाद, व्यापार जिहाद, मैं कहना चाहूँगा ये जंगल जिहाद हो चुका है। आज जंगली जानवरों के आतंक से पूरे उत्तराखंड के अंदर रहना दुश्वार हो चुका है। आज लोग न घर से बाहर निकल पा रहे हैं, न अपने बैल, गाय, भैंस, बकरी को उकर पा रहे हैं। मैं माननीय वन मंत्री सुबोध उनियाल जी आपको कहना चाहता हूं कि आप कृपया जो है इस पर कुछ ऐसी रणनीति, ऐसा कोई कानून बनाएं
जिसके कि लोग सुरक्षित रह सकें। आज आप गांव-गांव में फेंसिंग जो कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बजाय उसके जंगलात वालों को अपने जंगल में फेंसिंग करनी चाहिए, ताकि उनका जो जंगली जानवर आके घर में आके आज हमारे माँ बहनों को, बच्चों को इस तरह से अपना निवाला न बनाए। चलिए अब मैं सीधा चलता हूँ अस्पताल के अंदर। नमस्कार। और सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने राज्य सरकार और अपने प्रदेश की आवाम को, अपने जनपद और विकासखंड की आवाम को ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो यहाँ पे है इसके बारे में बताना चाहता हूँ। हमें सिर्फ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का एक झुंझुना पकड़ा दिया गया है, बिल्कुल, और जिसके अनुरूप जो सुविधाएं यहाँ पे होनी चाहिए थी वो यहाँ पे सुविधाएं नहीं है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा था कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के जो नियम और कानून बनाए गए थे उसके हिसाब से सिर्फ हमें यहाँ पे एक रेफर सेंटर दिया गया है। बिल्कुल, विकासखंड चिन्याली सौड़ कोई छोटा मोटा विकासखंड नहीं है, ये जनपद का प्रथम द्वार है। और यहाँ से टिहरी ब्लॉक के लोग, टिहरी जनपद के लोग और इसके लगते जो ब्लॉक है यहाँ के लोग यहाँ पे अपने स्वास्थ्य सेवाएं लेने आते हैं। और जो ये स्वास्थ्य केंद्र इसके हाल एकदम चौपट हैं। यहाँ पे जो स्वास्थ्य केंद्र के मानक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के जो मानक थे की था मेडिकल ओपीडी, सर्जिकल ओपीडी और बच्चों का चिकित्सा ओपीडी, प्रसूति एवं स्त्री रोगी विशेषज्ञ और दंत चिकित्सा और तमाम फिजिशियन यहाँ पे होने थे, पर यहाँ पे अभी कुछ नहीं है। अंदर हमारे साथ यहाँ पे जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के इंचार्ज हैं उनसे बात करेंगे और वो आपको बताएंगे कि यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं हैं और स्वास्थ्य केंद्र के, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मानक के हिसाब से। आइए उनसे ही बात करेंगे। अरे हमारी आवाज नहीं है भाई साहब, जनता की आवाज दबाओगे आप? ऐसा नहीं, फिर वही बात, फिर आप वही बात कर रहे हैं। हमने बोल दिया, आराम से तो बोल रहे हैं, हमारे आवाज ऐसे क्या करें? या तो इन्हें बोल दे, जोर से बोल ले भाई, जोर या तो से हमारी तो बात सुन लो नहीं, और या तो अपनी सुन लो यार। आप बोल रहे हैं ना कि अरे भाई बन जाएगा फ्रिज, हमने बोल दिया बन जाएगा फ्रिज, अब मैं बताओ क्या करूं? एकदम से कुछ भी नहीं होता है यार, घर में भी नहीं होती है। आपके घर में कोई चीज खराब होती है तो बन जाती है। आपने मुझसे बोला इससे पहले? नहीं सुनो, हम कहाँ से बोलते हैं आपको? आप कह रहे हो ना कि फ्रीजर खराब है। सुनो, यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फ्रीजर लगा। हाँ बिल्कुल, 2 साल पहले लगा, ये लगातार बंद है। जब से ये लगा तब से बंद है। ये चल रहा था, ये चल रहा है। अभी 2 महीने पहले भी एक बॉडी आई थी, हमने रखा है भाई, यात्री की बॉडी रखवाई हमने, उसमें चल रहा था। इस पर वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर रहा है। 2 महीने पहले 25 तारीख का तो आपने दे रखा है। वो मुझे पता है, अभी मैं बता रहा हूँ आपको, वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर रहा है, चल रहा है, वो खराब नहीं है, वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पा रहा है। उसके लिए हमने एजेंसी को बोल दिया यार, अब एजेंसी जब आएगी हम करवा देंगे। इस बात पर इसलिए चर्चा हो रही क्योंकि कल शाम हमारी ये बॉडी आई यहाँ पर। मैं आपको नहीं, हमारी बात तो तब देना आप, जब हम कल शाम को बॉडी लेके आए यहाँ पर, ठीक है। फ्रीजर चल रहा है, यहाँ से हमको पता है कि फ्रीजर खराब है। हमने लिखा एक लेटर और डीएम साहब के पास गए बंगले में, मैं तुरंत सॉल्व कर दी थी। सुनो तो सही आप। उसके बाद डीएम साहब ने सीएमओ को फोन किया, सीएमओ ने कहा कि हमारा फ्रीजर सही है। फिर हम ऊपर से यहाँ, इसका मतलब झूठे हम जनप्रतिनिधि हो चाहे जनता हो गई खाली। देखो यहाँ से मैसेज गया कि नहीं हमारा फ्रीजर ठीक है। हमारी जो समस्या है, जनहित की समस्या, ऐसा नहीं कि हमारे इसके पास रखेंगे, आपके पास आप समस्या है भाई साहब, आपकी बात रखेंगे दूसरा यहाँ पर सर आपकी कोई गलती नहीं है, ये फ्रीजर तब आया था जब आप थे नहीं। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि मैं इसे 1-2 दिन में तैयार कर दूंगा, बस इतना मैंने कह दिया। ये हम भी मानते हैं कि तब आप तब आए यहाँ जब वो फ्रीजर आ चुका था। नहीं तो हमें ये नहीं कहना, हम आपको दोषी नहीं बना रहे पहले से था, हैं, वो फ्रीजर पहले से था, ठीक है। जिस संबंधित अधिकारी ने उसको ठीक कराना था, जब वो चल रहा आप पहले बोल रहे हैं कि सही चल रहा, जब वो कूलिंग नहीं कर रहा तो सही कहाँ से चल रहा भाई साहब? अरे गुरुजी देखो मशीन जिस चीज के नहीं तो मशीन जिस चीज के लिए ला रखी है, जब वो काम पूरा नहीं कर रही है तो मशीन कहाँ से? ये वक्त सबका है भाई, चाचा एकदम से कोई भी चीज नहीं होती यार। पहले बार रोड बनी, रातों रात बन गई थी यार, रोड नहीं बनी ना, समय लगाना। भाई मैं भी कह रहा हूँ और मशीन का अलग मैटर है साहब, एक ही बात है, एकदम नहीं होता काम, समय लगता है चीज में। चलिए मैं अब यहाँ पर डॉक्टर रवि पंचौला से बात करूंगा, जो कि MBBS डॉक्टर हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनका क्या कहना है इस हालत पर कि इतना बड़ा अस्पताल जो है, जो फ्रीजर है वो मैं तो खराब ही कहूँगा, और इतना बड़ा अस्पताल, एम्बुलेंस भी इनके पास नहीं है। आज भी प्राइवेट गाड़ी में उस डेड बॉडी को शमशान घाट ले जाया जाएगा। और ये जो अस्पताल है, हमारे अरविंद लाल जी ने कहा कि कहीं पर भी जो है ये मानक पर खरा नहीं उतरता। मैं सीधे बात करूँ डॉक्टर साहब, नमस्कार। सर ये फ्रीजर के बारे में क्या कहना चाहिए? अभी फ्रीजर के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर रहा है,
और हमने कुछ दिन पहले पेशेंट को दिखाया था, उसके तार ढीले थे, हमने सही करवा दिया था। मतलब खराब कहीं सही कहीं मतलब देखो अभी तो फिलहाल तो टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर रहा है उतना जितना चाहिए हमें। अब देखिए -17 नहीं कर बड़ी घटना देखिए, पहले भी इस अवाहन का पति जो यहाँ पे जब आया था हार्ट अटैक के मरीज बन के मृत्यु घोषित किया गया। उसके बाद जरूरत पड़ी जब घर में शादी थी तो 2 दिन तक यहाँ रखना पड़ा, उस दिन तो यही हालत हुआ था, उसके बाद ठीक नहीं कर पाए। हमारी तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं कि वो फ्रीजर जल्द से जल्द सही हो जाए और हमारी कोशिश ये रहेगी कि जब भी कोई चीज़ खराब हो हम जल्द से जल्दी उसे बना दें ताकि जनता को कभी इससे मतलब डॉक्टर साहब दिक्कत ना हो। मतलब इतना मैं कर सकता हूँ अपनी तरफ से और मेरा प्रयास रहे कि आप आगे से आपको शिकायत। डॉक्टर साहब आप ये बताइए, आप मरीजों को देखेंगे या फ्री ठीक करवाएं, किसी को ठीक करेंगे आप? नहीं देखिए क्या आपको नहीं लगता कि जिम्मेदारी किसी बड़े अधिकारी की है, बड़े नेताओं की है? जिम्मेदारी हमारी ही है और जब हॉस्पिटल में भाई हम देख रहे हैं काम तो मतलब जिम्मेदारी बिल्कुल हमारी है। तो मैं आपको मतलब उम्मीद करता हूँ मैं कि जल्दी मैं फ्रीजर सही करवा दूंगा ताकि आगे से आपको ये कंप्लेन ना आए। और जहाँ तक रही एम्बुलेंस की बात, हमारे पास 3 एम्बुलेंस अवेलेबल है बट वो मृतक को नहीं दी जाती है। मृतक के लिए होती है सब वाहन नहीं होता है इन जगहों में क्योंकि यहाँ पे सब वाहन कोई एनजीओ के द्वारा होता है तो यहाँ है नहीं एनजीओ। अदरवाइज कोई प्रावधान नहीं है कि एम्बुलेंस में हम मृतक को कहीं ले जाएं या ट्रांसपोर्टेशन करें। सरकारी एम्बुलेंस में ये वाला कार्य नहीं हो पाता है। अगर हो पाता मृतक वाहन होता हमारे पास हम आपको बिल्कुल देते हैं। और यहाँ तो कई बार आते हैं, वैसे तो एनजीओ को किसी को डोनेट करनी चाहिए हमें, अगर कोई डोनेट कर दे हमें तो हम सबको देंगे। अब डोनेट की बात आ गई, अगर डोनेट ही करनी तो इतना बड़ी सरकारें बड़ी पड़ताल एम्बुलेंस सबसे अस्पताल की सबसे प्राथमिकता होती है कि जिंदे आदमी का इलाज करना है ना, इंसान को इलाज करना है। अब जब मृतक हो गया हमने उसके मतलब परिवार वालों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं कि भाई चलो दिक्कत हो गई, हम जितना कर सकते हैं उतना हम करते हैं। ये हम होता है उसके लिए हमारे पास प्रावधान ही है ना, अगर प्रावधान हो तो हम तो कर लें उस चीज़ को। एम्बुलेंस हर जगह होती है, हर हॉस्पिटल में हमारे पास 3 है। आपको अभी चाहिए देहरादून के लिए, दिल्ली के लिए हम आपको तुरंत दे देंगे। आपको जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी हम आपको एम्बुलेंस दे देंगे। बट ये कि आप अगर सब वाहन की आप मांग कर रहे हैं तो नहीं हो पाती है, हमारे पास उत्तरदायित्व भी नहीं मिलेगी आपको। मतलब बहुत ही मुश्किल से होता है। चलिए मैं पुनः आपके पास आता हूँ, मैं आपसे बात करना चाहूँगा, आपको क्या कहना है समस्या के, क्या कहेंगे आप? इतनी बड़ी घटना हो जाती है और यहाँ पे मुझे लगता है कुछ सुविधा ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। देखो हमने पहले भी आपको बताया था कि जो ये CHC है नाम मात्र का है, आप डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं कि जो यहाँ पे CHC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है उस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्या क्या सेवाएं दी जाती है, उसके मानक क्या क्या हैं। आप डॉक्टर साहब को पूछ लीजिए कि यहाँ पे कितने फिजिशियन है, यहाँ कितने ऑर्थोपेडिक है, यहाँ पे कितने वार्ड बॉय है, यहाँ पे कितने इमरजेंसी बेड लगे हुए हैं, यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं हैं, आप डॉक्टर साहब को पूछ लीजिए। चलिए डॉक्टर साहब इसकी जनगणना बताते हैं कितने लोग हैं, लेकिन इसको कमी तो दूर सरकार करेगी, डॉक्टर साहब करेंगे। जी सरकार, और जब स्थानीय स्तर पे जब मांग उठेगी, जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे जब डॉक्टर साहब हमारे बैठे हुए हैं, जब इनके स्तर से मांग उठेगी, जब ये उपकरणों की मांग करेंगे तो कहीं ना कहीं जो सामान्य जनप्रतिनिधि जो हम लोग हैं, आज जब हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं तो डॉक्टर साहब कोई बाहर के नहीं है, हमारे बीच के, हम सब लोगों को सहयोग करके और जो ये मानक है ये डॉक्टर साहब द्वारा ही क्लियर किए जाएंगे। इसके आधार पे जब वो आगे इन बातों को भेजते हैं जिला प्रशासन पे, अपने उच्च अधिकारी स्तर पे भेजते हैं तो कहीं ना कहीं हम उनके साथ सहयोग इसमें जरूर करेंगे ताकि जो हमारे क्षेत्रवासियों को जो समस्याएं आ रही है, एक छोटा सा अगर किसी चीज का अगर ऑपरेशन होना होता है तो उसके लिए गरीब आदमी देहरादून या दिल्ली जाता है, महानगरों में जाता है, लगातार ही केसेस बढ़ रहे हैं। हार्ट अटैक के अगर जो केस देखें, अगर यहाँ पे थोड़ा अगर फर्स्ट एड अगर इस स्तर का हो जाए कि जो आदमी यहाँ पे आता है अगर उसे थोड़ा कुछ रिलीफ दी जाए तो आदमी बच सकता है। हमने कुछ समय पहले अपने कलोड़ जी को खोया है, हमारे पड़ोसी है वहाँ पे, उनको खोया है। ऐसे कई लोगों को हमने खोया है जो आज हमारे बीच में नहीं है और जो हो सकते हैं। अगर स्वास्थ्य सुविधाएं अगर इस चिन्हैनी शॉर्ट में दुरुस्त हो जाए तो हमारे बीच में ऐसे कई लोग थे जो आज हमारे बीच में होते। पर कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो स्वास्थ्य केंद्र के प्रति राज्य सरकार की, जिला प्रशासन की जो लापरवाही है, इसकी बलिए हमारे कई लोग चढ़ चुके हैं। कई लोग इसमें लगातार रिवर्स पलायन भी करते, लगातार हो रहा है पलायन भी। इस चक्कर से अगर हम देखें पलायन की अगर देखें तो पलायन दरअसल दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। सारी सुख सुविधाएं शहरों की हो रही है, यहाँ पे कोई मांग इनकी ओर को ध्यान देने की कोई जरूरत ही नहीं समझ रहा है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये जो फ्रीजर खराब है इसकी शिकायत आपने पूर्व में कहीं की होगी आपने? मैं आपको बताता हूँ, अगर आप ये कह रहे हैं कि व्यवस्था सही नहीं है, मतलब हमारे को सुविधाएं नहीं मिल रही है, तो मैं आपको आंकड़ों में बात करूँगा जी। पिछले विगत वर्षों में मतलब 21-22 जो 22-23 चल रहा है 23 में, और जो 22-23 में हमारी ओपीडी है वो 24,000 ओपीडी हमने देखी। ठीक है, आईपीडी का स्तर भी है, मान के चलो आपके 7-8 हज़ार हमारी आईपीडी हुई है। और हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड, एक्सरे सब चीज़ हो रहा है। डिलीवरी हमारे पास इनफ डिलीवरीज हो रही है। हाँ, हमारी मांग है कि हम मतलब क्या बोलते हैं, अगर फिजिशियन आ जाए या सुपर मतलब स्पेशलिटीज आ जाए तो थोड़ा बढ़िया सुविधाएं मिलेगी। और हमारी तरफ से हमेशा प्रयास रहता है
कि जितना हम कर सकते हैं उससे मैक्सिमम ही हम दे रहे हैं, उससे कम नहीं दे रहे हैं। और अभी मैं आपको और आंकड़ों बात करता हूँ इमरजेंसी की, जैसे कह रहे हैं कि हमारे पास मतलब कार्डियक मरीज है, कोई मरीज है, तो होता क्या है कि मतलब सीमित संसाधन है फिलहाल हमारे पास सीएससी में। सीएससी के अनुसार आपके पास समाधान है। सीएससी के अनुसार देखो हम ट्रीटमेंट पूरा दे रहे हैं, हमारे मोर्टेलिटी रेट सबसे कम है। मोर्टेलिटी रेट मतलब जो लोग मतलब यहाँ एक्सपायर हो जाते हैं सबसे मिनिमम है हमारे यहाँ। मैं आपको आंकड़ों में दिखा सकता हूँ कि हमारे सर यहाँ इसलिए है 2-3 क्योंकि महीने आप लोग रेफर कर देते हो, मिनट पे आप यहाँ से आप तुरंत ही रेफर कर सके। क्योंकि सीएससी के देखिए, मानक के मुझे- हिसाब से ये हॉस्पिटल में मैं समझता कि वो है। देखो अगर स्पेशलिटीज आएंगी तो फर्क पड़ेगा। यहाँ पे जब भी कोई पेशेंट आता है, सीरियस पेशेंट आता है, तो जब इनके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तो सुविधाएं है ही नहीं, तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग प्रेफर कर देते हैं करना पड़ेगा। और करना पड़ता है क्योंकि इन्हें अपने ऊपर रखेंगे तो इनके ऊपर बात आ जाएगी। और जब तो रास्ते में निकलते निकलते वो अगला आदमी अपना प्राण छोड़ देता है। लगातार हो रहा है ये चीजें, हम इसके लिए लगातार मांग कर रहे हैं, पर कोई भी इसमें ध्यान देने वाला आदमी नहीं है। अभी डेड बॉडी की बात है तो वहाँ फ्रीजर खराब है। अगर अल्ट्रासाउंड की बात जो यहाँ पे प्रॉपर चलनी चाहिए थी वो गैपिंग से चल रहा है। एक्सरे की अगर बात करें तो कभी इनका वोल्टेज टूट जाता है। मैं समझ में ये नहीं आता कि ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को जो मशीन दे रहा है वो कौन सी कंपनी इनसे मशीन दे रही है जिस तरीके से लगातार खराब हो रही है। क्योंकि कम से कम इन पे इस तरह के उपकरण होने चाहिए जो सदियों तक चले और इस जनता का पैसा का जो उपयोग हो रहा है ये ठीक ठाक ढंग से हो। और ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डॉक्टर साहब से पूछ लीजिए, कई लोग हमारे बीच से यूं चले जा रहे हैं। चलिए मुझे लगता है मरीजों की संख्या पर हमें ज़्यादा समझ लें। एक अंतिम सवाल है जो सर क्लियर नहीं हो पाया हमारा कि जो फ्रीजर खराब है उसके लिखित में आपने शिकायत करी या नहीं करी? लिखित में मतलब मैंने कंपनी से कांटेक्ट किया हुआ है। कितने दिन पूर्व में? अभी मैंने आज सुबह ही भी बात करी उससे, कल भी बात करी। नहीं, लिखित में हो गया था? लिखित में नहीं, मौखिक ही मैंने उससे वार्तालाप किया और मैंने उससे सारी तो कल आपने कोई बात डाल दी, आपने बोला ही नहीं। नहीं बिल्कुल पूरी है, बिल्कुल मैं आपको आश्वासन देता हूँ 1 हफ्ते बाद आप आना। 1 हफ्ते का 2 दिन में आऊँगा, मैं आपको 2 दिन आप इसके लिए किसको दोषी मानते हैं? कई बार लिखा हुआ माफी चाहता हूँ डीएम साहब को लिखा हुआ है, नहीं, आप मतलब यहाँ बोलेंगे मतलब फ्रीज नहीं हुआ, लाइट नहीं रहती हमारे यहाँ। बट ये मेरी फोटो भी आ रही है, डायरेक्ट लाइन आ रही। इस तरीके का मतलब कोई मतलब इसके बारे में शिकायत लाइट के लिए बोल रहे हो, लाइट के लिए बोलेंगे हम। अस्पताल में हाँ जी, यहाँ लाइट ही रहती और होटल में लाइट है और जी एक शिकायत और है, बताइए क्या? लाइट नहीं रहती है हॉस्पिटल में। लाइट बाहर होटलों में लाइट है, लेकिन हमने कई बार डीएम साहब तक लिखित दे रखा है, लाइट नहीं है यहाँ पे। आपको परिचय? वीरेंद्र कुमार सिलवान, मैं सिपाही नायक हूँ यहाँ पे। अच्छा, लाइट नहीं रहती है जी। अब देखिए यहाँ का जो कर्मचारी है इस बात को कहना चाहेंगे लाइट नहीं, इसका मतलब बाहर लाइट है, कहीं ना कुछ जो है कुछ ऐसी गड़बड़ है कि जिसकी वजह से ये वोल्टेज खराब आती है और ये जो मशीन जो फ्रीजर खराब है, ऐसा भी होता है। आप बोलेंगे इसके बारे में। ठीक है सर, धन्यवाद, आपने समय दिया। लाइट के लिए बोल देता हूँ मैं एक बार। हाँ जी जी हाँ, बोलिए सर। लाइट के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि हमने मतलब इलेक्ट्रिसिटी उनके बिजली विभाग से बात करी है और उनकी एक लाइन आती है जो डायरेक्ट कंपनी द्वारा यहाँ पे हाइडल से, तो हमने उसके लिए कई बार लिखित में और कई बार मौखिक में उन्होंने हमें 70,000 का एस्टिमेट दे रखा है। और माननीय विधायक जी से मतलब मेरी वार्ता हुई है इस बारे में और विधायक जी ने मुझे आश्वासन दे रखा है कि मैं इस लाइट को यहाँ पे ताकि 24 घंटे सुचारू रूप से सब चीज़ें चले वो हमें अवेलेबल करवा देंगे। फिलहाल जो ये आपके कर्मचारी बता रहे हैं लाइट नहीं रहती है, लाइट की दिक्कत रहती है यहाँ पर। लाइट की दिक्कत रहती है, सोलर वाला है, बट ये कि बड़ी मशीनें नहीं चल पाती, उन्हें 3 फेज वाला है। बस कहने का ये मतलब ये है कि कई बार उड़ जाता है लाइट। न सुविधा है न फैसिलिटीज है, कुछ नहीं है। फैसिलिटीज है बस वो लाइट का तो हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं ना, लाइट के लिए तो भैया आप सुबह आप इलाज भी कर रहे हैं। हम तो सब कुछ कर रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इतनी धन्यवाद है। इतना आप देखिए इतनी विषम परिस्थितियों में भी यहाँ पे डॉक्टर साहब इलाज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आखिर से चलिए हम यहाँ पे ज़्यादा शब्द निकले बाहर बात करते हैं। दोस्तों, मैंने अभी अंदर डॉक्टर साहब से बात करी और हमारे साथ में काफ़ी लोग वहाँ पे मौजूद थे। उनमें से खास है यहाँ के जो देखिए प्रधान संगठन के अध्यक्ष श्रीमान राणा जी, इन्होंने भी कल एक पत्र लिखकर जो है अवगत करवाया माननीय जिला अधिकारी महोदय को। उसमें क्या प्रतिक्रिया मिली मैं आपको कल दिखा भी चुका हूँ और राणा जी से भी मैं दिखाना चाहूँगा और थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूँगा। अब देखिए यहाँ से वो जो है डेड बॉडी अब यहाँ से ले जा चुके हैं शमशान घाट की ओर। नमस्कार। नमस्कार जी बताइए। पर तो मैं आपका चैनल का धन्यवाद करता हूँ। और कल यहाँ पर जो घटना हमारे पिछली गमरी क्षेत्र में घटी है, बाघ के आतंक के कारण जो बाघ निवाला बनी है, हमारी गांव की महिला थी भागीरथी देवी, तो मोर्चरी में रखा गया। मोर्चरी में उसको रखने के लिए कहा गया तो और उसका पोस्टमार्टम हुआ। उसके बाद यहाँ पर जो मोर्चरी में मशीन लगी हुई है, डीप फ्रीज लगा हुआ, वो खराब था बिल्कुल। तो उसके बाद हम सारे लोग जो है बड़कोट के प्रधान जी,
अनूल के प्रधान जी और हम बंगले में डीएम साहब के पास गए। डीएम साहब वहाँ से निकल गए थे। फिर हमने उप जिलाधिकारी के माध्यम से जो है एक पत्र दिया कि ये मोर्चरी यहाँ पे जो यहाँ पर मशीन लगी हो ये खराब चल रही। तो यहाँ से जब डीएम साहब ने सीधे उप जिलाधिकारी महोदय ने सीएमओ को फोन किया तो सीएमओ साहब ने कहा कि हमारी मशीन ठीक है। तो वहाँ के तुरंत बाद हमको भी वहाँ पर से लगा होकर आना पड़ा कि हम झूठ बोल रहे हैं, इसका मतलब सही बात है। फिर हम यहाँ पर आए तो ये मशीन खराब थी। फिर हम अंदर जो यहाँ पर उस समय तत्कालीन डॉक्टर थे रांगड़ जी के पास गए। उन्होंने कहा भाई मशीन खराब है। तो जो यहाँ का प्रभारी है और प्रभारी के माध्यम से यहाँ से सूचना गई कि वो मशीन सही है। तो फिर हमने उसके बाद भी हमने उत्तरकाशी में जिसने ऊपर से कहा कि ये सही है, तो हमने डॉक्टर कुकरेती हमारे प्रभारी हैं शायद उत्तरकाशी में, उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं मशीन सही है। तो मैंने उनसे कुछ पूछा कि आपने जब ये मशीन खराब है तो आपने इसका भुगतान क्यों किया, आज तक ये चली नहीं मशीन। इसके बावजूद यहाँ पर एक ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ वो बंद पड़ा हुआ है, उसका भी भरपूर नुकसान हो रखा है। यहाँ पर अल्ट्रासाउंड तो फिलहाल ठीक चल रहा है मेरे देखने में, जहाँ तक हमारी महिलाएं, और एक्सरे मशीन एक्सरे भी खराब है। आप अभी पूछ सकते हैं, तीनों चीज़ें खराब है यहाँ पर। लेकिन यहाँ से जब सूचना उच्च अधिकारियों को ये जा रही है कि सही है तो ठीक कहाँ से हो पाएगी। तो हमारा सरकार से ये निवेदन है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और जिलाधिकारी महोदय भाई साहब चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो कल यहाँ पर घटित घटना हुई है और इसके बावजूद भी जो है यहाँ पर अधिकारी जो गलत रिपोर्ट दे रहे हैं उसकी जांच जरूर की जाए। और ये यहाँ पर मशीनें लगी हैं आप कंपनी के किसको दोषी मानते हैं? मैं तो फिलहाल यहाँ पर जो प्रशासनिक व्यवस्था देख रहे हैं बिल्कुल वही दोषी है। क्यों? सरकार तब करेगी जब यहाँ से रिपोर्ट जाएगी, डीएम साहब तब कार्रवाई करवाएंगे, सीएमओ तब कार्रवाई कराएगा जब यहाँ से रिपोर्ट सही जा रही है कि हमारे पास सब ठीक ठाक है, तो कहाँ से होना है। एक और बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, और आप कहेंगे इसको डालना तो डालूंगा, नहीं डालूंगा। मैं देखिए अभी मैं जैसे ही यहाँ पर पहुँचता हूँ तो मेरा खुद इतना विरोध किया गया क्योंकि वो लोग दुखी हो चुके इस बात से कि वीडियो दिखा के अब जिसका परिजन चला जाए उससे मैं क्या पूछूं। बिल्कुल उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आप यहाँ से चले जाओ वरना ठीक नहीं होगा। ये क्यों कहा गया? क्योंकि लोग दुखी हो चुके हैं। उनका ये भी कहना है कि आप जाइए तो प्रधानमंत्री तक जाओ, मुख्यमंत्री तक जाओ, आप वन मंत्रालय के पास, वन मंत्री के पास जाओ, हमारे पास मत आओ यहाँ पर। फिर मैंने किसी तरह से इस वीडियो को बनाकर आपको दिखाने का प्रयास किया, तो आप क्या कहेंगे इस पर? मेरा जो उस परिवार की पीड़ा थी वो वाजिब थी, क्योंकि वो परेशान है, दुखी है, और उनका जो दुख था वो वाजिब था। क्योंकि यहाँ की जो दशा और दिशा है इस हॉस्पिटल की, ये बहुत अत्यंत निंदनीय है और हम चाहेंगे कि भविष्य में इसमें सुधार हो। यही हमारा धन्यवाद। तुम्ही घटना पर चप्पल चांदन अमीन चांदा कि भाई बागन खत्म कर दिया वैसे। मतलब ये कि बाग मारी जाओ। हाँ बस यही मांग हमारी की बाग। चलिए फाइनली मैं एक युवा नेता और जो हर वक्त जनता की आवाज़ उठाते रहते हैं उनसे फाइनली बात करना चाहूँगा कि अब तक जो है इस घटना के बाद में उन परिजनों को क्या आश्वासन सरकार के द्वारा दिया गया है? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि इतना पुरजोर विरोध आपका हुआ। यहाँ पे जो जिनके साथ ये घटना हुई उस परिवार ने, उनका जो पीड़ा है उस पीड़ा के आधार पर उन्होंने आपका विरोध किया। उन्होंने आपको कहा कि आपको अगर जाना है तो आप बड़े स्तर पर जाइए, यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ कि उसके बावजूद भी आप जो सच्चाई है वो आम जनता को और राज्य सरकार को दिखा रहे हैं, और जो उन्हें आश्वासन मिला है वो नगण्य मिला है। इस पर राज्य सरकार ने और हमारे माननीय विधायक जी के प्रयास से उस नरबख्शी बाघ को शूट आउट करने का आदेश मिला है। वैसे तो उसे पकड़ा जाए, उसके आधार पर अगर पकड़ा में नहीं आता तो उसके बाद उसे मारने का आदेश मिला है। और उसके साथ जो पीड़ित परिवार है उसमें जो एक लड़का है, और कुछ समय पहले उस परिवार के जो मुखिया थे वो उनका हृदय गति की वजह से उनका देहांत हो गया था। अभी 15 दिन पहले अभी उससे वो भारी निकल रहे थे कि अभी उनके साथ ये दर्दनाक घटना हो गई। जो ये नरबख्शी जो गुलदार है, बाघ है, इसने उनके साथ कल उन्हें अपना निवाला बनाया, और जिस वजह से आज हमारे बीच में नहीं है। उनका एक 18 साल का बच्चा है जो अभी इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी कर चुका है, और साथ में उनकी एक बिटिया है जिसकी कि अब शादी होने वाली है। और उसे जो वन विभाग के जो नियम कानून के तहत जो 4 लाख का मुआवजा वो दिया जाएगा। और ग्रामीणों के मांग पे और हम सब लोगों की मांग पे जिलाधिकारी महोदय जी को एक प्रस्ताव दे दिया गया है, जिसके आधार पे उस लड़के को सरकारी सेवा में या फिर संविदा के तौर पर रखा जाएगा, और ये उन्हें मुआवजा, ये उन्हें आश्वासन दिया गया है। और पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये पूरे प्रदेश स्तर पे अचानक से इन गुलदारों का आतंक क्यों बढ़ रहा है? अचानक से कहाँ जाएगा? ये अचानक से आए कहाँ से? ये राज्य सरकार से मैं अपने
राज्य के युवा मुख्यमंत्री महोदय जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि आखिर ये गुलदारों का आतंक इतना तेज हमारे प्रदेश में कैसे हो रहा है। लगातार ये चीज़ें बढ़ रही है। विकासखंड चिन्ह छोड़कर ये आज चौथा प्रकरण है और ये इससे पहले जो शुरुआत हुई थी 13 मई 2023 को हुई थी, जिसमें कि शाम के समय में अपने मवेशियों के लिए घास लेने गई हमारी बहन सुनीता देवी, जो आज हमारे बीच में नहीं है। बिल्कुल उस पर उनको अपना निशाना बनाया गया। उसके बाद फिर घटना हुई उसके मल्ली में, उसके बाद देखा जाता है कि दीवारी खोल में, उसके बाद गड़त में, और फिर कल 5, 6, 7 जो घटनाएं ये हो रही है। लगातार जो दोपहर चालक है वो जा रहे हैं, वो देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं कि उन्हें गुलदार दिख रहा है। वो शासन प्रशासन को अवगत करवा रहे हैं, पर शासन प्रशासन इसमें एकदम सुस्त हो रखा है। मैं राज्य सरकार से पुनः एक बार मांग करता हूँ, मैंने इससे सोशल मीडिया के माध्यम से भी आपसे मांग की, एक बार पुनः गाँव की ओर चैनल की ओर से भी आपसे मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द ये नरभक्षी जो गुलदार आपके हैं इनका निराकरण किया जाए, ताकि जो पलायन है, जो लोग सोच रहे हैं, जैसे आप इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, तो पुनः गांव की ओर कहीं ना कहीं ये भी एक पलायन को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। पर अगर इस तरीके के हालात इस देवभूमि में रहे और नरभक्षी गुलदारों का आतंक इस तरह हमारे प्रदेश में रहा, तो जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं वो भी गाँव छोड़ के पलायन शहरों की ओर पलायन कर जाएंगे। तो मैं अपने राज्य सरकार से, अपने जिला प्रशासन से मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द इन नरभक्षी गुलदारों की ओर कोई ठोस नीति बनाई जाए, जिससे कि यहाँ का हमारा स्थानीय जो आदमी है, जो हमारे देवतुल्य जनता है, वो सुरक्षित रह सके और पुनः गांव की ओर ये पलायन को रोकने के लिए भी काम करते हैं। तो इन्हें अपना सहयोग जरूर दें। धन्यवाद। आपको इस वीडियो को शेयर जरूर करना है, क्योंकि ये एक आम जनमानस की एक मात्र एक परिवार की पीड़ा नहीं, अपितु आज ये पूरी देवभूमि उत्तराखंड की पीड़ा बन चुकी है। धन्यवाद।